नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो आज की वीडियो हाजिर करते हैं आपके लिए उस सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर, परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे। पारद का अर्थ होता है बच्चों पारा। पारे का वैसे संकेत क्या लिया जाता है, Hg। ठीक है, तो पारे के जो तापमापी के आविष्कारक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, फारेनहाइट माने जाते हैं। क्लियर। और इसमें बच्चों आपके पास रिलेशन भी याद रखने हैं, वो आप लोग अच्छे से पहले की वीडियो हमने बना रखी है, उनमें आप जाकर देख सकते हैं। उनके न्यूमेरिकल भी हमने करवाए हुए हैं, जो फारेनहाइट है, सेल्सियस है और केल्विन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है ना कि पृथ्वी। यानी टोलमी के सिद्धांत को उल्टा कर दिया किसने, कॉपरनिक्स ने। किसने किया था, कॉपरनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओहम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है। तो ओहम का नियम होता क्या है बच्चों कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसको हटाएं हम तो V इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, IR। R की वैल्यू क्या होती है, V/I। तो यहाँ से बच्चों किसकी यूनिट मिलती है हमें, प्रतिरोध की। तो ओहम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है, प्रतिरोध का लिया गया है, रेजिस्टेंस का लिया गया है। क्लियर। चलिए अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी, यानी डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल आर्टिफिशियली। तो वो किसने बताया था, फर्मी। यानी फर्मी ने इसकी डिस्कवरी की थी, मॉलिक्यूलर आर्टिफिशियली डिसोसिएशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी। वैसे हाइड्रोजन को हम यूनिवर्सल एलिमेंट भी बोलते हैं बच्चों, याद रखना, ब्रह्मांडीय तत्व। तो हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एलिमेंट। और जो किसने बताया था, कैवेंडिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर कौन थे, जन्मदाता कौन थे। तो कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति स्टार्ट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल के साथ क्रिया नहीं करती। तो ये बच्चों आपके पास कॉपर सल्फेट है, जिसे आप नीला थोथा कहते हैं। तो इसके साथ आपके पास आयरन कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, जिंक कर सकता है। यानी कॉपर सल्फेट का विलयन इनके बर्तन में हम नहीं रख सकते। बचा कौन बच्चों, चांदी। तो चांदी आपके पास कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि चांदी आपकी कम क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो जो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है वो कॉपर के साथ क्रिया कर सकते हैं, किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के घोल के अंदर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कि जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाती हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। तो यानी याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है आपकी, क्लोरीन। और बनता क्या है वहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनती है, क्लोरीन गैस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है, यानी आपके पास क्रोमोसोम्स डिवीज़न ना होकर आपके पास डायरेक्ट क्या हो, सेल डिवीज़न हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो यानी वह एक तरह से सूत्री विभाजन नहीं है, ना तो वो सूत्री है ना वो समसूत्री है। तो वो आपके पास क्या है, असूत्री विभाजन है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमाइटोसिस। यानी केंद्रक से सीधा विभाजन, यानी पहले कोशिका का केंद्रक बंटकर और सीधे वहाँ से दो भागों, जैसे अमीबा में जनन होता है तो आपके बाइनरी फिजन जो होता है उसमें कोशिका विभाजन है। वो कैसा विभाजन है, असूत्री विभाजन है, जिसे कहते क्या हैं हम, एमाइटोसिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है। यानी जो आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस विशिष्ट समूह में, यानी स्पेसिफिक ग्रुप में रखा जाता है, उसे कहते हैं बच्चों मेटाजोआ। क्या कहते हैं, मेटाजोआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। तो प्राकृतिक गैस फॉसिल फ्यूल है बच्चों, पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल है, कोयला भी फॉसिल फ्यूल है। बचा क्या हमारे पास, चारकोल। चारकोल क्या करते हैं हम,
कि जो हमारे पास सूखी होने वाली लकड़ी होती है, यानी जो पूरी सूखी नहीं होती है, उसको क्या किया जाता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो उससे क्या बनता है, कास्ट चारकोल। चलिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो हम मनुष्य शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी होती है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। तो आप मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में ये भी बताओगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां कौन सी है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां कौन सी है, और अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, तो साइनोकोबालमिन विटामिन B12 किस में होता है बच्चों, विटामिन B12 के अंदर मौजूद होता है कौन है, कोबाल्ट, जिसका नाम क्या है, साइनोकोबालमिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है, तो देखो जैसे अर्थ से हम ऊपर जाते हैं बच्चों, तो आइनोस्फीयर की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 90 किलोमीटर से, और लगभग कहाँ तक जाती है, 450 किलोमीटर तक। तो इसके बीच में रेंज देगा कॉम्पिटिटर, तो वो देखो ये पहले लिखी हुई है 1 किलोमीटर, फिर आपको दी हुई है 10 किलोमीटर, फिर आगे 1000 किलोमीटर, और बीच में क्या दे रखी है, 100 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या होगा, 100 किलोमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक ये बताओगे बच्चों कि आइनोस्फीयर में हमें किसका ज्ञान प्राप्त होता है, आइनोस्फीयर में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है, तो कंट्रोल कौन करती है, देखो कॉर्निया दे रखा है, उपतारा दे रखा है, दृष्टि पटल है, और श्वेत पटल है। तो बच्चों आपके पास प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करती है, उपतारा। क्यों, यहाँ पे परितारिका शब्द नहीं है, यानी जिसे कहा जाए तो उपतारा जो हिस्सा है वो मध्य पटल का है, और यहाँ आंख के तारे की जो प्यूपिल है, ठीक है, आंख के तारे को क्या कहते हैं आप, प्यूपिल, तो उसके साथ क्या जुड़ी होती है आपके पास, उपतारा। तो उपतारा क्या कंट्रोल करती है, लाइट कंट्रोल करती है जो आईज में आती है। क्लियर। चलिए, आइरिस जिसे आप कहते हो, ठीक है, तो स्तनधारियों में निषेचन होता है, तो स्तनधारियों में निषेचन, मामल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, तो गर्भाशयी नलिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्या कहते हैं बच्चों उसे, फैलोपियन ट्यूब। तो आपके पास अगर ये पूछ ले कि स्तनधारियों में निषेचन होता है तो गर्भाशयी नलिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है, तो चमगादड़ आपका किस वर्ग में रखा गया है बच्चों, स्तनधारियों के वर्ग में रखा गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं आपके, तो एंजाइम आपके नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है, प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो रिक्टर स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों, भूकंप की तीव्रता का मापन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, तो यानी वनस्पतिक तेल से हम क्या बनाते हैं, वनस्पतिक घी बनाते हैं, और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो हाइड्रोजनीकरण है, हाइड्रोजिनेशन, और इसके लिए हम किस उत्प्रेरक का यूज करते हैं, निकल का प्रयोग करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खुलने में महत्वपूर्ण कारक होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, गार्ड सेल कहते हैं, यानी जो आपके रंध्र खुलते हैं पत्तियों में, किसके दौरान, ट्रांसपायरेशन के दौरान, यानी प्रासरण और सॉरी डिफ्यूजन के दौरान जो प्रक्रिया होती है, जिसमें आपके पास पौधे जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं और गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो द्वारक सेल उसकी सहायता करती है, किसकी, रंध्रों की, तो जिसमें आपके रंध्र खुलते हैं, तो उन्हें कहते हैं गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं। क्लियर। चलिए, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है इनमें से, तो यानी शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, उष्मा को वितरित करना, रक्त का थक्का बनाना, ये तीनों नहीं है, जीवाणुओं को नष्ट करना। क्लियर। यानी आपके पास भक्सी होती हैं कौन सी, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो किसको मार देती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है और सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे
कि हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियां आपके पास हरे रंग का क्या करती है, परावर्तन करती है, जिसके कारण क्या करती है, वो हरी दिखाई देती है। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है, तो वो बच्चों जल सलांगी बल बोलते हैं। ये हमारे पास किसके कारण लगता है, कोशिकाओं के कारण लगता है, जिसे आप आंसजक बल कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है। तो यानी इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो आपके अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है, वो कौन सी है, इंटरफेरॉन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता। तो यानी दूध नहीं निकलता, पपीते में निकलता है बच्चों, बरगद में निकलता, आक या मदार में निकलता, किस में नहीं निकलता, नीम में नहीं निकलता। चलिए नेक्स्ट, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्डियोग्राफ कहते हैं। एक और बच्चों, आप मुझे ये बताओगे कि जब हम विद्युत संकेतों से ईसीजी करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, और जब ध्वनि के दौरान ईसीजी करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है। याद रखना बच्चों, मैंने क्या कहा है, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जब हम वैद्युत का प्रयोग करते हैं, वैद्युत संकेतों की पहचान करते हैं ईसीजी में, तो उसका नाम क्या है, और ध्वनि के आधार पर ईसीजी होती है तो उसका नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक ज्योडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। तो ज्योडेसीय जो उपग्रह होता है बच्चों, वो किसका अध्ययन करता है, पृथ्वी के आकार का अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वैसे आपके उपग्रह भी बताओगे आप मुझे कि जो पृथ्वी के साथ एक जगह स्थिर रहता है, जो पृथ्वी के साथ एक ही जगह स्थिर रहता है, उस उपग्रह को हम क्या कहते हैं। और दूसरा, जो मौसम का ज्ञान प्राप्त करता है या देता है हमें, वो उपग्रह कौन सा है। और जो पृथ्वी के साथ स्थिर रहता है उसकी ऊंचाई धरती से कितनी होती है, और जो मौसम विज्ञान का अनुमान देता है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। चलिए, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को क्या कहते हैं। तो यानी जो वाहनों को ठंडा करने वाला उपकरण होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम रेडिएटर कहते हैं, प्रशांतक बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशांतक। तो प्रशांतक आपका रेडिएटर है। और आप एक क्वेश्चन यहाँ से और लिख लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि बर्फीले इलाके में रेडिएटर में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि बर्फीले इलाके में रेडिएटर में कौन सा रासायनिक यौगिक कूलेंट के तौर पे प्रयोग किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। तो जो आपका विषाणु से होता है बच्चों, HIV एड्स। क्लियर। तो अब त्रिविधि टीका किन किन रोगों के लिए दिया जाता है, ये बहुत खास क्वेश्चन है बच्चों, कि जो क्या है कि आपके पास ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो होती है वो किसके लिए दी जाती है, वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए दिया जाता है। कि त्रिविध टीका किन तीन रोगों के लिए दिया जाता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो देखिए बच्चों, अक्रिय गैसें हैं, वायु है, प्लाज्मा है और जल वाष्प। यानी आपके पास अक्रिय गैसें नहीं हो सकती, वायु नहीं है और जल वाष्प भी नहीं है। कौन काम करेगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा यहाँ पे क्या चीज़ है बच्चों, पदार्थ की चौथी अवस्था है। यहाँ पे पदार्थ की क्या है, चौथी अवस्था है। तो यहाँ पे इसका कारण क्यों दिया गया है, इसका कारण यह है कि जो प्लाज्मा होता है उसमें जो कण होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, कैटायन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और धन आयन होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को दूर की जा सकती है। तो पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है। तो NPK। तो यानी आपके पास मुख्य आवश्यक तत्व कौन से होते हैं पौधे के लिए, प्राथमिक तत्व जिन्हें कहा जाता है NPK। ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर यूं लिख दे बच्चों कि ये तो होते हैं प्राथमिक तत्व, यानी हमारे पास अगर सूक्ष्म तत्व बोल देना कि पौधे के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है, तो वो तो है बच्चों NPK। और अगर इसमें कह दे सूक्ष्म तत्वों को, सूक्ष्म कौन से होते हैं अपने पास, जस्ता, बोरोन और तांबा, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आपके जिप्सम के जो
भंडार है वो किस में पाए जाते हैं बच्चों? राजस्थान में पाए जाते हैं। यानी जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। यानी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादातर किस भूमि में होती है? रेतीली भूमि में होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता और पारा तत्व हैं। यानी जस्ता, जस्ता तो आपके पास है जिंक, पारा क्या है आपके पास? Hg। ये आपके पास कैसे तत्व हैं? ट्रांजिशन तत्व हैं। वैसे इनको कहते नहीं हैं हम ट्रांजिशन तत्व, यानी सकारात्मक धातुओं के अंदर गिने जाते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? असकारात्मक होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। वैसे जब क्वेश्चन उठता है ना बच्चों कि अगर यूं पूछ ले आपसे जिंक, मरकरी और कैडमियम कि इन तीनों पे क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसे तीन तत्व जो सकारात्मक तत्वों में हैं पर वो सकारात्मक माने नहीं जाते, वो कौन से हैं? तो जिंक, मरकरी और कैडमियम ही होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है, तो वो किस में भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण में लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या प्रदान करते हैं सूर्य के प्रकाश में? क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोफोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोन नलीय एंजाइम है, यानी प्रोटोलैटिक एंजाइम है? तो वो पेप्सिन है बच्चों। यहाँ पेपेन लिख रखा है, पेपेन नहीं है। क्या होता है हमारे पास? पेप्सिन। तो पेप्सिन हमारे पास क्या होता है? प्रोटोलैटिक एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द्रवों को आवेश का प्रवाह होता है, तो द्रवों में आपके पास द्रवों का आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? आयनों द्वारा होता है। यानी आपके पास करंट या इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है लिक्विड के अंदर, तो वो किसके कारण करती है? फ्लो ऑफ आयंस करती है। चलिए, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग से है? तो डोलोमाइट का उद्योग किस उद्योग से संबंधित है? इस्पात तथा संबंधी उद्योगों से है। तो डोलोमाइट का संबंध किससे है? इस्पात तथा संबंधी उद्योगों से है। वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? तो रेडॉन। आपके पास जो रेडॉन है बच्चों, ये रेडियो सक्रिय गैस होती है, इसलिए स्थायी नहीं है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वैसे हमारे पास कोशिका का ऊर्जा ग्रह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण पूछा है बच्चों, तो देखो जड़ों में, पत्तियों में और तनों में दे रखा है नहीं, तो विभज्योतिकी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर और संग्राहक ऊतकों में, संग्राहक ऊतकों में और कहाँ होता है? विभज्योतिकी यानी मेरिस्टेमेटिक। और संग्राहक क्या होते हैं बच्चों? स्टोरेज टिश्यू। क्या होते हैं? स्टोरेज टिश्यू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो ग्लूटेलिन यानी ग्लूटेन होती है। आप याद रखो, शॉर्ट नेम क्या है इसका? ग्लूटेन। और आप मुझे बताओगे गेहूं से विटामिन कौन सी प्राप्त होती है जो कैंसर की कोशिकाओं को या कैंसर की व्युत्पन्न होने वाली कोशिकाओं का विनाश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। चलिए, विभव प्रवणता का मापक क्या होता है? वैसे पता होना चाहिए बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता होती क्या है? यानी आपके पास विभव का बदलाव किसके साथ हो? लंबाई के साथ। विभव का बदलाव किसके साथ हो? लंबाई के साथ। तो देखिए, विभव का इकाई मात्रक होता है वोल्ट, और लंबाई का मात्रक क्या होता है वैसे? एसआई में मीटर। अगर मीटर ना हो तो क्या हो सकता है? सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपके पास यहाँ आंसर क्या बनता है अब? वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये तुम्हारे पास क्या है? इसकी यूनिट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो वो आपके पास क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसको हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है बच्चों? तो वो किस में हमारे पास है? तंबाकू। ये आप बताओगे सिनकोना की छाल से हमें क्या मिलता है और बेलाडोना से हमें क्या मिलता है? और ये भी बताओगे बच्चों कि बेलाडोना आपका पादप कौन सा है? यानी ये आपका जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म, यानी एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री, या आपके पास अनावर्त बीजी या आवर्त बीजी? इसके बारे में आप मुझे जरूर बताओगे, बेलाडोना के बारे में और सिनकोना के बारे में। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो पोलियो आपका किससे होता है? तो वो आपका किससे होता है बच्चों? वायरस। यानी आपके पास जो डिसीज पोलियो डिसीज है वो किससे रिलेट करती है? वायरल डिसीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है, यानी गांठें पाई जाती हैं, नोडल्स? तो वो आपके पास कैसा होता है बच्चों? दलहनी परिवार होगा। यानी वो किससे जुड़ा होगा? दाल वाले परिवार से संबंधित होगा, जिसमें फलियां पाई जाती है। तो देखो, आलू में फलियां नहीं, टमाटर में नहीं, मक्के में नहीं, फलियां किस में पाई जाती है? मटर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कौन करता है? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है ज़्यादा? अनाज। और अनाज किसके घर मिलता है? चौधरी के घर ज़्यादा मिलता है। तो चौधरी सबज ढूंढ लेना बच्चों, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण पूछे तो CHO। तो यानी ये हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने वाले 3 तत्व होते हैं। चलिए, टाइफॉइड तथा पेचिस रोग फैलाते हैं। तो टाइफाइड और पेचिस, देखो दस्त लगना, ठीक है, तो दस्त लगने का जिम्मेवार कौन माना जाता है? जल प्रदूषण माना जाता है, वायु प्रदूषण माना जाता है, या स्थलीय प्रदूषण माना जाता है, या रेडियोधर्मी? तो बच्चों आपके पास क्या होता है? जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा? देखो बच्चों, 2 तरह के पौधे होते हैं, एक C3 होता है और एक क्या होता है? C4। दोनों इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास C4 होता है इसे कार्बन फिक्सेशन प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन फिक्सेशन प्लांट। और इसमें ज़्यादातर C4 जो बनाते हैं, C4 वाले जो पौधे होते हैं वो आपके किस रेडियो सक्रिय कार्बन का जमाव करता है? कार्बन 14 का करता है। और एक और याद रखना, C4 पादप कौन सा चक्कर बनाते हैं? तो हैच स्लैक चक्कर बनाते हैं। या C4 जो साइकिल होती है पौधों में, उसकी खोज किसने की? तो हैच और स्लैक ने की थी। और इसमें खास तौर पर कौन से पौधे रखे गए हैं? एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलेडन वाले आते हैं ज़्यादा, जैसे गन्ना, मक्का, सोरगम यानी ज्वार। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में है? इसमें केला हटा दिया गया है। केला वैसे किस में आता है? C3 प्लांट में आता है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर जनरेट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट मेन शुगर जनरेट करता है। तो चलिए, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? तो वो आपके पास क्या है? मक्का। देखो, नारियल भी एक बीजपत्री है बच्चों, नारियल क्या है? एक बीजपत्री है। मटर और क्या की पीपल इसमें नहीं है। मक्का आ गया, और नारियल, नारियल भी क्या है? एक बीजपत्री है, लेकिन ये नहीं है। और केला भी नहीं है। तो क्या है कि ज़्यादातर जो एक बीजपत्री में हमारे पास आते हैं ग्रेमिनी परिवार का, ग्रेमिनी में ये आते हैं गन्ना, मक्का, ये सब होते हैं ग्रेमिनी परिवार के, बाजरा, ठीक है, तो ज्वार, ये हमारे पास कैसे होते हैं बच्चों? C4 प्लांट है। और इसके अलावा ये और बता देता हूँ कि जो आपके पास C3 प्लांट है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैल्विन चक्कर। क्या कहते हैं? कैल्विन चक्कर। तो जैसे क्या है कि हमारे पास एक बीजपत्रियों में भी जैसे चावल आ जाए, ये भी आप याद रखना, चावल किस कैटेगरी के अंदर गिना जाता है? C3 में आता है। तो ये जो हमारे पास एक बीजपत्री वाले हैं, जो C3 और C4 हैं, इनकी कैटेगरी का अच्छे से पता रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़े को कहते हैं हम असवमीन। क्या कहते हैं? असवमीन। इसका क्वेश्चन खास आता है, हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं बच्चों इसको, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस असवमीन का ही इंग्लिश कन्वर्जन है। यह आपके पास एक क्या है? मछली होती है, ठीक है, जिसकी शक्ल थोड़ी घोड़े से मिलती जुलती होती है, इसका सर। तो प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? जीवाश्म फॉसिल्स कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? वो कौन सा है बच्चों? डकविल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायूरेनियम तत्व होते हैं, तो एस प्रायूरेनियम का मतलब होता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक का मतलब होता है यूरेनियम के बाद वाले, ठीक है। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से क्या है? अधिक है, तो वो क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनियम होते हैं। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं, किस पर मापते हैं? ये आ जाए ना तो वर्ड लगाना है बच्चों, बैरोग्राफ। किस के द्वारा मापते हैं? तो आएगा आंसर बैरोमीटर, ठीक है। तो इसमें देखो बता देता हूं, अगर कभी भी क्वेश्चन आए बच्चों कि वायुमंडल दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं, उपकरण पूछे, तो हमेशा आंसर क्या होगा हमारा? बैरोमीटर। अब इसका आंसर तो तुम क्या लगाओगे? बैरोमीटर। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ये दे दे कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को अंकित किया जाता है किस पर, तो आपका आंसर क्या होगा? बैरोग्राफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम प्रशांतक, रेडिएटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ये बच्चों आ गया था, वैसे रिपीट हो गया क्वेश्चन। पौधों में श्वसन होता है,
तो दिन में भी और मुख्यतः रात में, दोनों समय में क्या होता है, उनमें श्वसन प्रक्रिया चलती है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो यानी कृषि शास्त्र में आपके पास किसको उन्नत किया जाता है? पौधों और क्या कि पशुओं, दोनों की उन्नति होती है। चलिए, संगन खेती का संबंध किससे है? तो यानी संबंध जो खेती, संगन जो खेती है, मौजूदा भूमि के संगन उपयोग से उपज को बढ़ाना, यानी मौजूदा भूमि के संगन उपयोग से उपज को बढ़ाना क्या कहलाता है? संगन है खेती कहलाता है। बच्चों आपके पास ट्रक फार्मिंग क्या है? यानी एक जगह से क्या है, सब्जी जैसे लोड की और दे दी, तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की जो कृषि की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि क्या कहलाती है बच्चों? ट्रक फार्मिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्लोरिकल्चर में क्या आते हैं बच्चों? फूल। चलिए, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है बच्चों? फलों का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? तो ओलेरीकल्चर का किससे संबंध है बच्चों? विज्ञान। कौन सी? सब्जी विज्ञान से। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? वनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किससे या किसका? तो आपके पास जो मोनोकल्चर होती है बच्चों, वो किससे संबंधित है? जो पहले स्थानांतरित कृषि की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मोनोकल्चर। चलिए, हमारे पास मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो मृदा का अध्ययन, यानी मृदा का अध्ययन किस से जुड़ा हुआ है? तो मृदा का अध्ययन भूमि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं, सॉयल साइंस। और जीवित विज्ञान, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किससे है? एडाफोलॉजी होती है, एडोफोलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवों पर या किसी चीज़ों पर होने वाले मृदा के प्रभाव पड़े जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो वो कितनी है बच्चों? हमारे पास 8। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसको क्या कहते हैं आप? खादर। आगे, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण होता है। तो काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो वो किस में होती है बच्चों? काली मिट्टी में, ह्यूमस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है? तो वो भी क्या है बच्चों? आपके पास काली मिट्टी, नमी बनाए रखती है। चलिए, किस मिट्टी का स्थानीय नाम है रेगुड़? रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो वो भी बच्चों किससे है हमारे पास? काली मिट्टी से है। चलिए नेक्स्ट, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? ये आप मुझे बताओगे बच्चों कि मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो वैसे मूंगफली और की जो खेती होती है उसके लिए मिट्टी उपयुक्त कौन सी होती है, ये भी आप मुझे बताओगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे मूंगफली के लिए मिट्टी जो है उसमें पानी आसानी से स्त्रावित हो जाना चाहिए, पानी आसानी से चला जाना चाहिए, ऐसी मिट्टी होती है। तो आप मुझे बताओगे मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है और मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही इस वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।